सोचिए, एक घना जंगल, बिल्कुल सुनसान इलाका और वहां बना एक अकेला डाकघर। आज हम जिस केस स्टडी की बात करने वाले हैं वो कोई आम कहानी नहीं है। द फैंटम पोस्टमैन नाम की ये घटना एक ऐसी रहस्यमयी पहेली है जो किसी की भी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस खौफनाक लेकिन बेहद दिलचस्प सफर पर चलते हैं और इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। अब इस पूरी घटना के केंद्र में एक बहुत बड़ा सवाल है। ये रहस्य तब शुरू होता है जब महेश नाम का एक नया डाक बाबू अपनी नई पोस्टिंग पर वहां आता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, आखिर ऐसा क्या है कि जो भी नया पोस्टमास्टर यहाँ आता है वो बस एक रात, जी हाँ सिर्फ एक रात बिताने के बाद ही वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। ये सवाल ही इस पूरी खौफनाक पहेली की असली बुनियाद है। तो होता क्या है कि महेश इस वीरान जगह पर पहुंचता है। आप तो जानते ही होंगे, एक ग्रामीण डाकघर अक्सर एक कटे हुए गांव और बाहरी दुनिया के बीच संपर्क का इकलौता जरिया होता है। लेकिन वहां का एकांत उस खौफ को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। वो जगह इतनी सुनसान है कि महेश का अपना सहायक राजू सूरज ढलते ही वहां रुकने से साफ मना कर देता है। मतलब राजू को अपनी नौकरी जाने का कोई डर नहीं है, उससे डर है तो बस रात के अंधेरे में वहां रुकने का। अब जरा महेश की उस डाकघर में पहली रात का माहौल सोचिए। रात के 12 बजते ही मानो कोई दुस्वप्न शुरू हो गया। सियारों का रोना, अचानक कुत्तों का बुरी तरह भड़कना, किसी के भारी और तेज सांस लेने की आवाजें, और फिर सबसे खौफनाक चीज, एक अदृश्य साइकिल की घंटी और पेडल मारने की आवाज, ट्रिंग ट्रिंग। ये सब साफ बता रहा था कि सूरज ढलते ही इस गांव के नियम पूरी तरह बदल जाते हैं और अब वहां इंसानों का नहीं, किसी और का राज चलता है। अगली सुबह जो होता है वो और भी अजीब है। जब महेश चाय की टपरी पर जाता है तो गांव वालों का रिएक्शन देखने लायक था। वो उसे ऐसे घूरते हैं जैसे कोई अजूबा देख लिया हो और पूछते हैं, क्या आप रात को वहां रुके थे? उनकी ये हैरानी इस बात का सीधा सबूत थी कि गांव वाले कोई ऐसा गहरा काला सच जानते हैं जिससे ये नया डाक बाबू बिल्कुल अनजान है। उनकी वो रहस्यमयी चुप्पी माहौल को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना देती है। दूसरी रात को इस पूरे खेल का रुख ही बदल जाता है। वो अदृश्य शक्ति अब अपना पहला शिकार चुनती है, विपुल। विपुल को सिर्फ एक रात के काम के लिए पूरे 5,000 रुपए का लालच दिया जाता है। उस समय के हिसाब से सोचिए, ये इतनी बड़ी रकम थी कि पैसों का कोई भी लालची इंसान आधी रात को घने जंगल में जाने को तैयार हो जाए। ये कोई आम बुलावा नहीं था, ये इंसान के लालच की कमजोरी पर किया गया एक सीधा मनोवैज्ञानिक वार था। और पता है उसे कैसे बुलाया जाता है? एक खत के जरिए, जिसके शब्द बिल्कुल किसी जाल की तरह थे। मुझे पता है तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है, रात 1 बजे बरगद के पेड़ पर आ जाना। और ये चिट्ठी ठीक उसी अदृश्य साइकिल की घंटी की आवाज के साथ छोड़ी गई थी। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल खेल। वो साया खतों का इस्तेमाल करके एक ऐसा अचूक जाल बिछा रहा था जिससे बच निकलना नामुमकिन था। और इस लालच का अंजाम बेहद भयानक। लालच में अंधा होकर विपुल जंगल में उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच तो जाता है, लेकिन वहां उसे 5,000 रुपए नहीं बल्कि खूंखार कुत्ते और एक साइकिल सवार साया मिलता है। विपुल जान बचाकर भागता है, लेकिन उस साइकिल सवार की रफ्तार के आगे उसकी एक नहीं चलती और उसकी मौत हो जाती है। इस एक घटना ने यह खौफनाक सच पक्का कर दिया कि वो साया अब सिर्फ डरा नहीं रहा था, वो बाकायदा शिकार कर रहा था। अगली रात मामला और भी ज्यादा व्यक्तिगत हो जाता है। अब लालच का खेल खत्म, अब बारी थी अपराध बोध और ब्लैकमेल की। गांव के मुखिया की बेटी नूपुर और उसके दामाद बलदेव को एक खत मिलता है जिसमें साफ लिखा था, तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलने वाली है, रात 12 बजे बरगद के पेड़ पर पहुंच जाओ। ये सीधा ब्लैकमेल था। ये खत उन्हें मजबूर कर देता है कि वे अपने छिपे हुए राज को बचाने के लिए उसी जानलेवा बरगद के पेड़ की तरफ जाएं। और जैसे ही नुपुर और बलदेव वहां पहुंचते हैं, उसी साइकिल सवार साये का कहर उन पर भी टूटता है। डाकघर में बैठे महेश को उनकी दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। वो मदद के लिए बाहर भागता भी है, लेकिन अंधेरे में एक पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाता है। मौतों का ये सिलसिला अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। खतरा अब सीधे डाकघर की दहलीज तक आ चुका था। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो ये कितनी तेजी से हो रहा था। पहली रात महेश का आना, दूसरी रात विपुर का मारा जाना और तीसरी रात बलदेव और नुपुर की मौत।
मौतों की ये तेज रफ्तार चीख चीख कर कह रही थी कि वो साया बहुत जल्दी में है। और अब हम पहुंच चुके हैं चौथी रात पर, वो रात जो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाने वाली थी। अगली सुबह जब गांव में कोहराम मचता है और 2 और लाशें मिलती हैं, तो मुखिया एक कहानी गढ़ता है। वो बताता है कि गांव का पहला डाक बाबू आर्यमन अपनी मां के साथ रहता था और उसकी मौत जंगल में किसी खूंखार जंगली जानवर के हमले में हो गई थी। लेकिन सच बताऊं, ये कहानी असल में उस खौफनाक सच पर पर्दा डालने के लिए मुखिया द्वारा बनाई गई एक झूठी आड़ थी। लेकिन महेश भागने वालों में से नहीं था। चौथी रात वो डाकघर के दरवाजे पर डटकर खड़ा रहता है और ठीक 11 बजे वो साइकिल सवार साया उसे खुद एक खत देकर जाता है। इस खत में आर्यमन की आत्मा का दर्द छलक रहा था। मैं अपनी माँ के लिए गांव का सबसे बड़ा घर खरीदना चाहता था। ये वो भावुक सुराग था जिसने इस पूरी पहेली को सुलझा कर रख दिया। तो असल सच्चाई क्या थी? कोई जानवर नहीं था दोस्तों। असल कड़वा सच ये था कि उस लालची मुखिया ने आर्यमन की पुश्तैनी जमीन के पैसे और उसकी जीवन भर की जमा पूंजी हड़पने के लिए उसे बेरहमी से मार डाला था। और ये सब क्यों? ताकि वो सबसे बड़ा घर मुखिया की ही बेटी के पास रहे। इस जानकारी के बाद सारी कड़ियां आपस में जुड़ जाती हैं। अब बिल्कुल साफ हो गया था कि आखिर विपुल और बलदेव को ही सबसे पहले क्यों मारा गया। मुखिया इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था। विपुल ने आर्यमन के सिर पर डंडे से जानलेवा वार किया था और बलदेव इस हत्या में उसका साथी था। ये कोई रैंडम हत्याएं नहीं थी, ये उसी क्रूर विश्वासघात का चुना हुआ सटीक बदला था। सच जानने के बाद महेश किसी मंजे हुए जासूस की तरह काम करता है। वो एक गजब का जाल बिछाता है। पहले वो मुखिया से झूठ बोलता है कि आत्मा को कैद करने के लिए एक तांत्रिक बुलाया गया है। लालच में अंधा मुखिया रात को डाकघर आता है और तभी आर्यमन की आत्मा सचमुच प्रकट हो जाती है। डर के मारे मुखिया अपना सारा जुर्म कबूल कर लेता है। और महेश का मास्टर स्ट्रोक, उसने वहां पहले से ही पुलिस वाले को छिपा रखा था, जिसने वो सारा सच अपने कानों से सुन लिया। पुलिस के सामने आते ही मुखिया भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक भूत से आप कैसे भागेंगे? तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आर्यमन की आत्मा उसे हवा में बहुत ऊपर उठा लेती है और आसमान से सीधे नीचे फेंक देती है। ये उस क्रूर लालच और विश्वासघात की सबसे भयानक अलौकिक सजा थी। इसे कहते हैं अल्टीमेट जस्टिस। और अंततः इंसाफ की जीत हुई। कोतवाल की गवाही और कानूनी कार्यवाही के बाद मुखिया का जुल्म दुनिया के सामने आ ही गया। आर्यमन की मां गायत्री को आखिरकार वही बड़ा घर मिल जाता है जिसे खरीदने के लिए उसके बेटे ने अपनी जान तक गंवा दी थी। एक बेटे का अपनी मां के लिए देखा गया सपना उसके मरने के बाद भी पूरा हो ही गया। ये सोचकर ही दिल भर आता है। अब इस पूरे केस स्टडी को समझने के बाद सोचने वाली बात यह है, क्या एक अदृश्य साइकिल की घंटी हमेशा रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करेगी, या ये याद दिलाएगी कि कुछ कर्ज हमेशा चुकाए जाते हैं? महेश आज भी उसी डाकघर में काम करता है, लेकिन पता है, अब जब रात के अंधेरे में उसे वो घंटी सुनाई देती है तो वो डरता नहीं है। वो आवाज़ अब खौफ का नहीं, बल्कि एक बेटे के धन्यवाद का सुकून भरा प्रतीक बन चुकी है। तो आपको क्या लगता है? इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण समाप्त होता है। अगले रोचक विषय के साथ फिर मिलेंगे।